रिप्रोडक्शन इन एनिमल अर्थात जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? पाचन अर्थात डाइजेशन, परिसंचरण सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के पौधों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चे का नाम सारणी 9-1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चे को जन्म देते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे या इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधे की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। सारणी 9-1 मनुष्य, शिशु, बिल्ली, कुत्ता, तितली आदि। लैंगिक जनन। कक्षा 7 में आपने पौधों के जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। जाइगोट एंड यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, इसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण अर्थात टेस्टिड्स होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9-2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्रण किया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होता है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होती है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। शुक्राणु नलिका अर्थात स्पर्म डक्ट, शिश्न अर्थात पेनिस, वृषण अर्थात टेस्टिस, स्पर्म डक्ट। टेल, मिडिल पीस, सिर अर्थात हेड। मानव शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय अर्थात ओवरीज
अंडावाहिनी अर्थात ओविडक्ट, जिसे फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ओवरी, ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब। तथा गर्भाशय अर्थात यूट्रस होता है। अंडाशय, ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस। मानव में मादा जननांग, मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट्स अंडाशय मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट्स कॉल्ड उत्पन्न करते हैं, जिससे अंडाणु अर्थात ओवा या एग्स कहते हैं। मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। मानव अंडाणु अर्थात ह्यूमन ओवम केंद्रक। बोझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, अर्थात द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। फ्यूज हो जाता है शुक्राणु एवं अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन, जाइगोट, संलयित केंद्रक और युग्मनज का निर्माण। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? द न्यू इंडिविजुअल्स, बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है, अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? बोझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज
को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। क्रियाकलाप 9.1 बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग एवं साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब एवं मंद गति से बहने वाले झरने की ओर जाते हैं। जब नर अथवा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की यह एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा उनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीवों में होता है। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय केवल एक ही अंडा देती है? यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और एक और नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे अन्य जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भ्रूण का परिवर्धन अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहा जाता है अर्थात तो फोएटस कहा जाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यूट्रस गर्भाशय, रोपित भ्रूण अर्थात इम्बेडिंग एम्ब्रियो, ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग, अंडाशय अर्थात ओवरी, जायगोट।
ओवोल्यूशन, जायगोट, उसके बाद यहाँ आता है इम्बेडिंग एम्ब्रियो। युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। निर्मोचन अर्थात lays the egg। निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडज उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु अर्थात विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद कर सकते हैं। मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए कि आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं। जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाएं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब आप क्या जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क अर्थात यंग वंस टू अडल्ट्स। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक
कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा या इल्ली, प्यूमा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 अस्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टैडपोल, वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूमा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? अंडे, आरंभी टैडपोल, बाद का टैडपोल एवं वयस्क मेढक। आपने एक सुंदर शलभ कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। चेंज द कॉल। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है, अर्थात मेटामॉर्फोसिस होता है? मनुष्य के शरीर के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9.3 हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाएं जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना 9-11 से कीजिए। प्रत्येक मुकुलन अर्थात बडिंग इन हाइड्रा। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकता है। यह उभार विकसित होते हुए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्वर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है, अर्थात असेक्सुअल प्रोडक्शन कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनक को मुकुलन अर्थात बडिंग कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधियां अमीबा में भी देखी जाती है। आइए यह कैसे होता है? आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ कोशिका इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है, अर्थात यह बाइनरी फ्यूजन कहलाता है।
मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों there are other methods by which a single parent produce young ones. You will study about these in your higher classes. डॉली की कहानी। क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। फिन डॉर्सेट भेड़, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव एवं डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा लिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिनके आंतरिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई और डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। आपने क्या सीखा? जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जनन अंग वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिश्न हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। Zygote divides repeatedly to give rise to an embryo.
जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां इसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होता है, पहचान योग्य हो जाते हैं, गर्भ कहे जाते हैं। इसको फोएटस कहते हैं। पहले जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, फोएटस। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे कुछ जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं अलैंगिक अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा जाता है जो कई हजार मच्छिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। यह मच्छिका रानी मच्छिका कहलाती है। रानी मच्छिका अर्थात क्वीन बी। सभी अन्य मादा मच्छिका कर्मी मच्छिका होती हैं। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मच्छिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है जिससे वह अंडे दे सके। यह एक रानी मच्छिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनता है जो ड्रोन पुम मच्छिका कहलाते हैं। ड्रोन्स। इन कर्मी मच्छिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मयन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री बनाए रखें।